हेलो, वेलकम यू ऑल टू लॉ सीखो। तो आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज को जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द सरोगेसी लॉ। सरोगेसी लॉ अगर हम देखें रिसेंट वन, तो उसमें एक एज लिमिट दी हुई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि एज लिमिट जो है वो न्यू एक्ट से आए हैं, ठीक है, दैट केम फ्रॉम द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021। Before this also, we had a previous surrogacy act. Now, the question that came before the division bench of Supreme Court in the case of Arun Mutavel versus Union of India, the question was that कि अगर ongoing surrogacy चल रही है और उस बीच में हमारा ये न्यू लॉ आता है, तो क्या जो ongoing surrogacy है उस पर इस न्यू लॉ का कुछ अफेक्ट होगा या नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन क्यों उठता है? क्वेश्चन इसीलिए उठता है बिकॉज अंडर न्यू लॉ देयर आर रिस्ट्रिक्शन on the commercialization of surrogacy, on the age limit of the couple also. पुराने लॉ में नहीं था, न्यू लॉ में एज लिमिट आ जाता है। नाउ थिंग इज दैट कि इफ मिस्टर ए एंड मिसेस बी, ठीक है, दिस कपल स्टार्टेड देयर सरोगेसी अंडर द ओल्ड लॉ और इन बिटवीन ट्रांजिशन में न्यू लॉ आ जाता है, तो क्या यहाँ पे सरोगेसी अब जो पुरानी हमारी चल रही है उस पर क्या न्यू लॉ का इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि यही क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर केस में और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। ओके, तो सबसे पहले वी विल सी द बैकग्राउंड ऑफ द केस। सो बहुत सारी पिटिशन, केवल एक पिटिशन नहीं, ये दिस वाज द मेन केस, उसके साथ में और भी पिटिशन थी दैट एक्चुअली चैलेंज द न्यू लॉ। Why? Because this new law put the new age limit that is introduced in 2021 that make the couples ineligible who started their process in under the old law and in between this new law came. Now case detail is that कि petitioner sought the eligibility certificate under the Surrogacy Act, arguing that couple had vested rights since they had already begun the process. तो यहाँ पे कपल्स का जो पिटिशनर थे उनका ये बोलना था कि हमारा यहाँ पे राइट बनता है बिकॉज वी ऑलरेडी इनिशिएटेड द प्रोसेस। ठीक है, ऐसे ही मेन तीन पिटिशन यहाँ पर थी जो कि न्यू रिस्ट्रिक्शन को चैलेंज करता था। अब यहाँ पर रिसेंट केस में ये था कि हस्बैंड की एज 62, वाइफ की एज 56, they lost their only child in 2018 or 2019 में they started with the process. Now in between we all know what happened, COVID-19 came. Now COVID-19 के कारण what happened, they faced the delay in COVID-19, but in between they completed the embryo transfer in the early of 2022. Now pregnancy failed. When they sought another attempt, they had exceeded the limit under the new law. Okay, so the legal question that came before the court, it was, should couples who initiate the surrogacy process before the 2021 act be exempted from the new age restriction? Because if we see, they started the process in 2019. Okay, embryo transfer completed in the early of 2022. उससे पहले काफी अटेम्प्ट उनके फेल हो चुके थे। अब जब वो न्यू अटेम्प्ट करने जा रहे थे तो यहाँ पर 2021 के लॉ के कारण उनका एज लिमिट का रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। नाउ नेचर ऑफ सरोगेसी, अब अगर हम बात करें 2021 के एक्ट के बारे में, सो इट एक्चुअली प्रोहिबिट्स द कमर्शियल सरोगेसी, ओनली अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी इज अलाउड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल सरोगेसी एंड अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी? इफ अ कपल इज नॉट केपेबल टू कंसीव, इन दैट सिनेरियो पहले क्या होता था कि आप किसी भी वुमेन को, वेदर शी इज योर रिलेटिव और नॉट, आप उनको कुछ पैसा देकर, ठीक है, वो अपने वोम में आपका बच्चा रखेंगी, दैट इज, एंड उसके लिए आप उनको पैसे दोगे, दैट इज कमर्शियल सरोगेसी। नाउ व्हाट इज अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में? इसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई फैमिली में ही कोई वुमेन है, वो आपका बच्चा फॉर लव एंड अफेक्शन, आपसे लव एंड अफेक्शन है, ब्लड रिलेटिव है और वो बच्चा रखना चाहती है। अब यहाँ पे कोई भी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन नहीं होगा, ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस इनको छोड़ के, तो यहाँ पे कंप्लीटली ये बिकॉज ऑफ ब्लड रिलेटिव या रिश्तेदार है, इसीलिए आपकी फैमिली की ही जो कोई लेडी है वो अपने वूम में बच्चे को रखेंगी। So this surrogacy is altruistic surrogacy and only this will be permitted, and commercial surrogacy will be prohibited under the Act of 2021. Now this enacted with the ART. What is this ART? It is Assisted Reproductive Technology Regulation Act of 2021 in January 2022. तो यहाँ पर ART surrogacy दोनों ही ये 2021 की, सॉरी, जनवरी 2022 में आते हैं।
Now it put the eligibility for men and women between 23 to 50, men between 26 to 55, they can only eligible under the new 2021 act. With that, अगर उनको सरोगेसी के लिए जाना है तो दे हैव टू प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ फर्टिलिटी, कोर्ट ऑर्डर फॉर पेरेंटेज एंड कस्टडी, एंड थर्ड इंश्योरेंस फॉर द सरोगेट मदर। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सिंगल मदर है जो कि विडोड या डिवोर्स है बिटवीन द एज ऑफ 35 एंड 45, ओनली दोज वुमेन आर एलिजिबल फॉर सरोगेसी। अनमैरिड वुमेन जो है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द सरोगेसी। ठीक है, नाउ मेनी वुमेन जो है दे चैलेंज दिस अनमैरिड वुमेन वाला क्लॉज दैट एक्सक्लूड्स देम फ्रॉम द सरोगेसी। दे सेड इट वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नॉट टेकन बाय द कोर्ट presently. Okay, so later on in the later phase of the case proceedings they will take this particular question also. Now the transitional clause, that is section 53, that talks about ki existing surrogate mother for 10 months post enactment they can continue. अब यहाँ पर अंडर न्यू लॉ सेक्शन 53 ट्रांजिशनल प्रोविजन है जो कि बात कर रहा है सरोगेट मदर अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सरोगेट मदर है तो उन पर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मींस कमर्शियलाइजेशन जो कमर्शियल सरोगेसी पहले स्टार्ट हुई बिफोर 2021 एक्ट वो कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कपल के फेल्ड अटेम्प्ट स्टार्ट हो गए थे 2019 में ही, उनके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन क्लॉज तक नहीं है। अब यहाँ पर कोर्ट ने ये पूछा सबसे पहले टेल मी दैट कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ। So what was the objective of the law? First, to prevent the commodification of reproductive labor and to ensure ethical, medical, necessary surrogacy practices. Now, arguments petitioner की तरफ से ये होता है कि this particular retrospective application of the law is unjust. Why? Because they initiated process in 2019 only, or they have already frozen the embryo. और इस तरीके का जो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है दैट वायलेट्स आर्टिकल 14 बिकॉज इट इज आर्बिट्री, एंड सेकंड थिंग इट इज अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, वी ऑल नो कि 14 में वी कैन ट्रीट अनइक्वल differently, but that should be a reasonable classification, and anything that is done arbitrary, that is antithesis to equality also. Then also one more thing discussed, that is article 21. Now article 21 interface with the reproductive autonomy. Right to life में we have the right with dignity, we have the right to bodily autonomy also, and this bodily autonomy includes the reproductive autonomy. Okay, now therefore if we see this new 2021 law, under this we don't have a transitional protection. Okay, for the couples who started their process before the enactment of this particular act. Okay, so therefore now law this the petitioner argued that law aim to curb the commercial exploitation, but if you see our case, it is a genuine case. Okay, we lost our child in 2018, now we again want to have a child. What is bad in that? Therefore, and one more thing by the petitioner argued about the unmarried women also. Okay, that they said it is a violation of article 14. Okay, now that question will be discussed later on. Okay, by the bench. Okay, now they have just discussed about the transitional provision. Now reasonable restrictions. So the first thing was that ki age limits are medically justified and aligned with the expert recommendation on the reproductive health. Now this thing is said by the by the government side. Government said that this is a reasonable restriction. We have discussed with the reproductive health experts, and they have said that it will not be good for the health of the child. कि कपल इतनी ज़्यादा एज की और उसके बाद में अगर सरोगेसी हो रही है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड. एंड वन मोर थिंग दे सेड कि सरोगेसी, this is a statutory right, not a fundamental right. So within the legal limits, okay, we can put certain restrictions on this. And one more thing कि अगर एज गैप बहुत ज़्यादा होगा तो चाइल्ड के वेलफेयर के लिए भी इट विल बी नॉट गुड. और एक और चीज़ गवर्नमेंट ने कही कि कॉन्शियसली उन्होंने इस चीज़ के बारे में मेंशन नहीं करा है, सिर्फ एग्जिस्टिंग सरोगेसी की बात करी हुई है, नॉट फ्रोजन एम्ब्रियोस. और बायोलॉजिकल रिस्क हमेशा होती ही है. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलना था? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यहाँ पर कैटेगराइजेशन करा. दे सेड कि सरोगेसी में 3 स्टेज होती है. फर्स्ट जाइगोट का, सेकंड एम्ब्रियो का, एंड थर्ड इज ऑफ द फीटस. जाइगोट मीन द फर्टिलाइज्ड एग बिफोर
द फर्स्ट सेल डिवीजन एम्ब्रियो में अप टू 56 ईयर, जाइगोट के बाद में नेक्स्ट स्टेज होता है एम्ब्रियो का 56 डेज तक, और 56 डेज के बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इट विल बी स्टेज ऑफ द fetus. Now court have said कि they started the zygote, this is the first process and this first process was already started, so therefore this act will not have a retrospective application, it only have a prospective application. And the similar concurrence, so this particular decision was given by Justice Nagaratna, and the concurring opinion is also given by the another justice, that was Justice KV Vishwanathan. Okay, now we will move to our second topic, that is regarding the Bar Council barring lawyers from promoting their work on social media. Now, under our country, okay, there is a law that governs the Bar Council of India, that governs the advocate and the practice of advocacy in India. That is the Advocate Acts of 1961. Under the Advocate Act of 1961, there is a section 49(1)(c) that actually empowers the Bar Council of India that they can make certain rules regarding the professional conduct and etiquette. Now, जो एडवोकेट की कंडक्ट होगा उससे रिलेटेड आप रूल्स बना सकते हो, एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया दे मेड बार काउंसिल रूल्स. अंडर दिस रूल्स देयर इज रूल 36. इट टॉक्स अबाउट कि एडवोकेट शैल नॉट सॉलिसिट वर्क एडवर्टाइज इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एज ए एडवोकेट आप काम के लिए किससे भीख नहीं मांग सकते हो, आप इसके लिए सॉलिसिट नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते हो. दैट इंक्लूड्स आप सर्कुलर नहीं कर सकते हो, आप पैम्पलेट्स नहीं बांट सकते हो, किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो, पर्सनली जाके किसको बोल नहीं सकते हो कि मुझे काम दो, ठीक है. उसके अलावा फोटो नहीं पब्लिश कर सकते हो, मीडिया कमेंट्स अपने खुद के प्रमोशन के लिए आप नहीं कर सकते हो. नाउ इसका पर्पस क्या है, बिकॉज लीगल प्रोफेशन जो है वो इंडिया में हम एज अ डिग्निटी इंटीग्रिटी से जोड़ के देखते हैं, ठीक है. लीगल प्रोफेशन जो है, लीगल प्रोफेशन डिग्निटी बनी रहे, इंटीग्रिटी बनी रहे और इंडिपेंडेंस रहे, इसको लेकर. एंड एडवोकेसी रिमेन्स अ नोबल सर्विस, बिकॉज एडवोकेसी को एक नोबल सर्विस, ठीक है, माना जाता है, नॉट अ कमर्शियल सर्विस. सो नाउ इथिकल फाउंडेशन इफ यू सी लीगल सर्विस इज व्यूड एज अ नोबल सर्विस नॉट अ कमर्शियल ट्रेड. गोल क्या है इसका, हमारी प्रोफेशन का डिग्निटी इंटीग्रिटी और ट्रस्ट जो है प्रैक्टिस ऑफ लॉ का बना हुआ रहे. नाउ जुडिशियल एंडोर्समेंट, सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमवी दाभोलकर. This is the case of 1975. In this, Justice V.R. Krishnan Iyer, he said, law is not trade, briefs no merchandise. The leaven of commercial competition should not vulgarize the legal profession. There's one more case, Indian Council of Legal Aid and Advice versus Bar Council of India 1995. In this case, court observed that law has public utility flavor. Commercialization will undermine its social obligation. Okay, so this is the opinion of our judiciary regarding the legal practice. Now, if we see the modern relaxation is given in 2008. So 2008 में Bar Council of India said कि you can display your name, you can display your contact, your qualification, your enrollment number, your area of practice on your website. But there should be no any active promotion or client solicitation permitted. Okay, now with that, recently in 2024, you must be heard about the website like Quicker, Sulekha, Justdial. इस पे भी you can't do your advertisement. ठीक है. Now द ऑनलाइन डायरेक्टरीज, ये अपने आप में ऑनलाइन डायरेक्टरीज है, डायरेक्टरीज में भी आप आपका नाम नहीं दे सकते हैं, क्विकर, सुलेखा और जस्टाइल जैसे में. एंड कोर्ट हेल्ड दैट कि इट इज ब्रांडिंग कल्चर that will demeans the ethos of the profession. Now ECI responds that now ECI also responded on this and directed the State Bar Council to act against the violators and issue the cease and desist notice to the portals. ठीक है, कि अपने अपने स्टेट बार काउंसिल के पोर्टल पे भी इसके बारे में आप बताओ. अब ये एकदम से क्यों लाइमलाइट में आ जाता है, बिकॉज इन दिस ईयर सो मेनी थिंग्स हैपन. The very first thing start with the DSK Legal, one of the reputed law firm in India. What they have done, they hired the actor Rahul Bose, और राहुल बोस को लेकर they have done a advertise. ठीक है. Now that was a clear violation of Rule 36 of Bar Council of India rules.
ठीक है. So Bar Council of India issued notice to them, and with that Bar Council of India also condemned the rise of self-styled legal influentials on social media. ठीक है. Even celebrity endorsement and promotional contents by the advocate. They said they expressed very serious concern over the misinformation spread by unqualified influencers also, and also the advocates who are promoting themselves on the social media, just like for example on Instagram or Facebook. Now, state bar councils also took the action. Delhi Bar Council, Punjab and Haryana Bar Council, okay, they issued this strict notice, and they said prohibited the social media promotion and any kind of solicitation of the clients, declaring such acts professional misconduct and punishable by suspension or license cancellation. With that, the recently Karnataka State Bar Council, they also passed a resolution, and they said कि if you have shared anything related to your promotion or advertisement, that should be removed within a timeline. So now we can see कि the bar council, especially the state bar council, they are taking very strict action, or they are taking very strict steps toward the advertisement and the publication and the popularization of the advocates. So this is all for today. Thank you so much for listening me. Stay tuned to Logico.